हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं माय डियर मॉडर्न फिजिक्स का शानदार दमदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। माय डियर वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस साल आने वाले हैं माय डियर। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे माय डियर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर माय डियर। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है कि प्रकाश के पास दो प्रकृतियां होती हैं, द्वैध प्रकृतियां होती हैं, उस चैप्टर के कुछ शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस माय डियर। तो आज हम लोग बेसिकली थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसका एक और क्लास आएगा जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ड्यूल नेचर के करेंगे माय डियर। फिर उसके बाद एटम न्यूक्लियस, फिर सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं माय डियर, आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। बढ़ते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के पहले क्वेश्चन की ओर माय डियर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज, किसी फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, इस क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं माय डियर कि सुबह से हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पिछले 12 घंटों से लाइट नहीं थी, अभी अभी लाइट आई हुई है। तो आज जो वीडियो आपके शाम को ये 7 बजे अपलोड होने वाली थी, ये वीडियो आपको थोड़ी देर से मिलने वाली है क्योंकि लाइट नहीं थी और लाइट आई भी है माय डियर। तो वोल्टेज लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लाइटिंग आपको बार बार कम ज़्यादा दिखाई दे माय डियर। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है हमें बताना है। अब इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर एक फोटोन की ऊर्जा किसने दी है। तो फोटोन की ऊर्जा में बात करते हैं, कौन बात करते हैं, प्लैंक बात करते हैं। प्लैंक आते हैं और फोटोन की ऊर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि किसी एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी उस लाइट की, जिस लाइट की वो फोटोन होंगी, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है माय डियर, तो वेवलेंथ पर निर्भर करता होगा, क्योंकि आवृत्ति और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आवृत्ति बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो आवृत्ति घटेगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यूं कह लें कि प्लैंक के अनुसार एक फोटोन की जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रहा होता है। और उस बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है एक फोटोन की, वो होती है E इजकल टू hc अपॉन लैम्डा माय डियर। उनके अकॉर्डिंग जो एक फोटोन की एनर्जी होती है, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ये आवृत्ति है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू आवृत्ति, या ये आपको लैम्डा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह की बातें भी वो करते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट हटता है, ये कांस्टेंट हटेगा और एक आएगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग H कांस्टेंट बोलते हैं। और H जो कि प्लैंक ने दिया है, तो उन्हीं के नाम पे प्लैंक कांस्टेंट इस H की वैल्यू हो जाती है। तो इस हिसाब से एनर्जी कितनी होगी फोटोन को, H न्यू हुई। लेकिन न्यू जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति न्यू इजकल टू होता है C अपॉन लैम्डा, यानी कि हमारी फॉर्मूला बन जाएगा E इजकल टू hc अपॉन लैम्डा। बोला सर कहां दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, E इजकल टू hc अपॉन लैम्डा। मैं हर रोज कहता हूं ये फिजिक्स है माय डियर, इसके साथ आप मजाक नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन जैसा नहीं है कि आप जस्ट रटते चले जाएं और क्वेश्चन हूबहू वही एग्जाम में आ जाए। नहीं माय डियर, हो सकता है कि इसी क्वेश्चंस को कई तरीके से पेश किया जा सकता हो, दिया जा सकता हो। तो आप हर कंसेप्ट समझना बेहद जरूरी होता है। इसलिए हर क्वेश्चन के साथ जो भी संभावनाएं हैं, थ्योरी वाली बातें, वो मैं आपको जरूर बताता हूं माय डियर। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। चार्जलेस का मतलब होता है अनावेशित, मतलब इनमें से जो कौन ऐसा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है माय डियर। तो बोला सर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन और फोटोन, इसमें से किस पे चार्ज नहीं होता है, अनावेशित होता है। बोला सर जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, इस पे 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। और सबको पता है
कि प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन एक धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर तो चार्ज होता ही होता है और अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन के बराबर होता है माय डियर। तो इसका मतलब इस पे एक प्रोटॉन का दुगुना चार्ज होता है, तो इसके ऊपर भी चार्ज होगा। अब बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ही एक तरह से हम लोग बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए बीटा पार्टिकल पर भी ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। तो बोला सर इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इन तीनों पे चार्ज होता है, तो बोला फोटोन पे चार्ज नहीं होता है माय डियर। फोटोन जो होता है वो चार्ज लेस होता है, यानी कि लाइट को हम फोटोन मानते हैं और फोटोन चार्ज लेस होता है, कोई आवेश फोटोन के ऊपर नहीं होता। और इसके साथ ही जो गामा पार्टिकल्स आपको पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, गामा पार्टिकल्स के भी ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है माय डियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक का बीमा आपसे पूछा जा रहा है माय डियर। प्लैंक नियतांक का बीमा आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या है प्लैंक नियतांक का बीमा, ये हम बताएंगे। कैसे बताएंगे माय डियर, यहां फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, E इक्वल टू एच न्यू माय डियर, यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला माय डियर E अपॉन एच न्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर ये जो न्यू है वो आवृत्ति होता है, आवृत्ति, तो आवृत्ति गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग कर जाएगा, ई के नीचे डिवाइड कर जाएगा। बोला सर ई क्या होता है, बोला सर एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, और ऊर्जा का डायमेंशन तो हमको पता है क्या होता है, ml² T⁻² होता है, और न्यू आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति का क्या होता है, बोला सर सेकंड इनवर्स, यानी टाइम का इनवर्स होता है, यानी एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, टाइम का पावर क्या बचेगा, -1। कहाँ दे रखा है, ml² T⁻⁻1। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है, यहां से करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर में डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माय डियर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया हुआ है माय डियर, ऊर्जा से संबंधित। वो समीकरण क्या है, इस बात को आपको जानना है और बताना है कि वो समीकरण क्या है माय डियर। अब मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूं कि आइंस्टीन ने ये कहा था, जब मैंने क्लास पढ़ाया था तब बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया। अगर आप थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा माय डियर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित जो आइंस्टीन ने बातें बताई, एनर्जी से संबंधित, उन्होंने ये कहा था कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो फोटोन की एनर्जी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक फोटोन की ऊर्जा 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट कहाँ जाता है, वर्क फंक्शन में, कार्य फलन में, यानी कि जो मेटल का सरफेस होता है, जो सरफेस के ऊपर फोटोन आता है, तो फोटोन अपनी एनर्जी किसको दे देगा, पहले इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस को दे देता है, जो कि वर्क फंक्शन में, कार्यफलन में बदल जाता है, और जो बचा हुआ एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन ले करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यानी कि एक फोटोन की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक कार्यफलन में, वर्क फंक्शन में, जो कि मेटल का सरफेस ले लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, जो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, यानी कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। किसकी ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा। कहां दे रखा है माय डियर, अच्छा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। देखेंगे एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी है, फाई होता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन फाई, और एक काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ये सरफेस का वर्क फंक्शन, कार्यफलन बराबर क्या हो जाएगा, एक फोटोन की ऊर्जा होती है माय डियर। तो ये आइंस्टीन बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर आज का। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली साहब आते हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई जब लाइट के पास ड्यूल नेचर पॉसिबल है, 2 प्रकृतियां प्रकाश के पास होती हैं, इसलिए आपका पदार्थ के जो कण होते हैं उनके पास भी 2 प्रकृतियां होगी। बोला कब होंगी, जब उनके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। यानी कि अगर पदार्थ के पार्टिकल्स कौन हैं, बोला सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर पदार्थ के पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल्स, कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अगर मूव करें, गति करें, तो इनके पास भी तरंग नेचर होता है,
वेव नेचर होता है। अगर कोई तरंग है तो तरंग का तरंग दैर्ध्य भी होगा, वेव है, वेव नेचर है इसके पास, तो वेव लेंथ भी होगा माय डियर। तो उस वेव लेंथ का इक्वेशन देते हैं डी ब्रोगली, क्या देते हैं, लैम्डा इजकल टू एच बाई एम सी या एम भी, बल्कि लैम्डा इजकल टू एच बाई एम भी। एम भी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इजकल टू हो जाता है एच बाई पी माय डियर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, बोला सर ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जहां जो लैम्डा है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वेवलेंथ होगी, जब वो मोशन में होंगे, तब एच अपॉन पी, एच प्लैंक कांस्टेंट है और पी जो है वो मोमेंटम है, जिसकी वैल्यू एम इंटू वी होती है। संवेग है, संवेग बराबर मास गुना वेग होता है माय डियर। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था और ये 5 जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है माय डियर। अब बढ़ते हैं कुछ और शानदार क्वेश्चन की ओर माय डियर। बढ़ते हैं माय डियर अपने नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि दी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो केवल डी ब्रोगली वेव इक्वेशन थी माय डियर, पर उसी इक्वेशन को एक स्पेसिफाई किया गया किसके फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में, विभव के फॉर्म में। हालांकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वहां पे चर्चा की गई, पर अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा हो या ना लिखा हो, हम लोग पोटेंशियल उस जो भी दिया रहेगा उसी को मान लेंगे कि यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है माय डियर। तो अगर डी ब्रोगली वेव इक्वेशन पार्टिकुलर केवल इलेक्ट्रॉन के लिए चर्चा की गई है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए चर्चा की गई। जो पिछला वाला इक्वेशन था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी भी पार्टिकल्स के लिए था, मैटर के पार्टिकल्स के लिए, लेकिन ये स्पेसिफाई किया गया है विशेष रूप से किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग मानते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफाई किया गया। और ये जो उन्होंने वैल्यू सारा पुट करके रखा वहां पे, तो उन्हें मिली वैल्यू 12.3 अपॉन रूट अंडर वी एंगस्ट्रॉन। जो ए का पावर 0 लगाया गया है, इसको एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं, और एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 के पावर -10 मतलब होता है। आया बात समझ में। अब चूंकि वेवलेंथ है तो क्या हो जाएगा, मीटर, 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा माय डियर। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली की स्पेशल इक्वेशन ड्राइव किया गया। ये मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया भी है थ्योरी वाली क्लासेस में। लैम्डा इजकल टू 12.3 अपॉन रूट अंडर भी, जहां भी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव का मान होता है माय डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये शानदार क्वेश्चन है, कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। अगर ये आपको नहीं पता है माय डियर, तो फिर आप ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे माय डियर। अगर इस चैप्टर का अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको ये रिलेशन जानना ही होगा माय डियर। और ये रिलेशन होता है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू जूल में होती है, देखिए सबसे पहले तो कई बार मैं क्लासेस में ही बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। यहां वोल्ट लगा हुआ है तो आप ये मत समझेंगे कि ये पोटेंशियल का यूनिट है माय डियर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट होता है जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल, एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, तो न्यूक्लियस और एटॉमिक लेवल पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है माय डियर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन नाम दिया है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बोला सर 1.6 × 10 के पावर -19, और उसी चार्ज के इक्वल जूल की वैल्यू हो जाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। जूल यहां पहले लिखा गया था तो केवल हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी थी, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर -19 जूल वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है, ठीक है माय डियर। और जब तक आप ये कन्वर्जन नहीं सीख पाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलें और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे, जब तक आपको ये रिलेशन नहीं याद है, मैं शुरू में ही बोला हूं इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि आप रखेंगे सारी यूनिट्स एसआई में और एसआई में कैलकुलेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एसआई मात्रक तो होता नहीं है, वो तो जूल होता है। फिर हो जाएगी समस्या, क्योंकि आंसर जो दिया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माय डियर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी शानदार क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर ब्लू लाइट इज E1 एंड फॉर येलो लाइट इज E2, देन
क्या मतलब समझे? मतलब ये हुआ कि अगर नीला रंग जो ब्लू रंग है, अगर ब्लू रंग के जो प्रकाश है उसकी फोटोन की ऊर्जा E1 है, ब्लू रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा कितनी है? E1 है। और पीला रंग के लिए, येलो रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा कितनी है? बोला सर E2 है। तो दोनों में क्या संबंध हुआ माय डियर? तो बोला सर अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है ना तो आपको विजिबल स्पेक्ट्रम जानना पड़ेगा। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाते हैं उसमें विजिबल लाइट आता है, और विजिबल लाइट जो आता है उस विजिबल लाइट का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है। व्हाइट लाइट में 7 रंगें होती हैं हमारी। विबज्योर जो हम नाम देते हैं मैडियर, क्या नाम देते हैं? विबज्योर नाम देते हैं, विबज्योर नाम देते हैं मैडियर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड मैडियर, ये 7 रंगें होती हैं हमारी श्वेत प्रकाश में। ऊपर से वायलेट से रेड की ओर जैसे आप बढ़ेंगे तो वेवलेंथ का मान क्या होता है? लैम्डा का मान बढ़ता जाता है मैडियर, और फ्रीक्वेंसी का मान घटता चला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है? वायलेट की होती है। और आपको वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है? लाल की होती है। तो किस 2 रंगों की बात कर रहा है? बोला सर ब्लू रंग और पीला रंग। तो ब्लू ये है और पीला ये है, तो इन दोनों में तुलना कर लीजिए माय डियर कि सर इधर बढ़ने पे वेवलेंथ बढ़ेगा, यानी कि वेवलेंथ किसका ज्यादा है? बोला सर येलो का वेवलेंथ ज्यादा है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए एनर्जी कम। अभी मैंने आपको कितना इक्वेशंस आपको दिखा दिया माय डियर कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो hc/λ होती है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ होती है, यानी कि जो आपका एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी कम होगी। तो बोला सर वेवलेंथ किसका ज्यादा है? बोला सर येलो का वेवलेंथ ज्यादा है, तो येलो की एनर्जी कम होगी, यानी कि ब्लू की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। बोला सर कहां दे रखा है? ब्लू कौन सी है? ब्लू के लिए E1 है, तो E1 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा माय डियर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है, जहां पे E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होने वाली है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डिपेंड्स अपॉन, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब आपको बताया पहला क्वेश्चन वहां पे प्लैंक की बातें की, और प्लैंक ने यह कहा कि किसी फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे, जैसे मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो कहाँ ऑप्शन में दे रखा है? बोला सर वेवलेंथ दिया तो है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग और माय डियर आज के लिए कर लेते हैं। बढ़ते हैं माय डियर आज के आखिरी 2 क्वेश्चन की ओर माय डियर। ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन का लास्ट 2 क्वेश्चन माय डियर। द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स अपॉन। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन माय डियर। पिछला क्वेश्चन था कि एक फोटोन की एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, अब की बार फोटोन की बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। मतलब ये हो गया कि एक मेटल का सरफेस होता है, इस सरफेस पे जब फोटोन आके इंसिडेंट करता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से एनर्जी लेता है और लेकर के बाहर निकल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, क्योंकि वो फोटोन के कारण बाहर निकलता है, इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो निकल गया है सरफेस से, जो बाहर निकल गया है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस बात पर निर्भर करेगी माय डियर? तो बोला सर इस बात पर निर्भर करेगी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है इसकी एनर्जी, माय डियर इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? बोला सर काइनेटिक एनर्जी होती है, ये होती है। और बोला ये काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? तो बोला सर जो फोटोन आ रहा था, इस फोटोन के पास एनर्जी थी hc/λ। यही एनर्जी तो 2 भाग में बंटता है, एक भाग ये सरफेस ले लेता है कार्य फलन के रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में, फाई के रूप में लेता है, और जो बच जाता है वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो आइंस्टीन थ्योरी आप लगाएंगे, आइंस्टीन का इक्वेशन लगाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई जो इसके पास जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करेगी कि भाई पीछे से आखिर कितना एनर्जी आ रहा था, यानी फोटोन कितना एनर्जी दे रहा था, और ये जो वर्क फंक्शन है, ये जो मेटल का सरफेस है, वो कितना एनर्जी ले रहा था। इन दोनों बातों पर निर्भर करता है।
काइनेटिक एनर्जी जो होगा एक जो उत्सर्जित फोटोन की, वो डिपेंड करेगी कि आखिर फोटोन के पास पीछे से कितनी एनर्जी आ रही थी और जो मेटल का सरफेस था उसने कितनी एनर्जी ले लिया माय डियर। यानी कि जो एनर्जी मेटल का सरफेस लेता होता है कार्यफलन, तो हमारा आंसर कार्यफलन भी होना चाहिए। और जो एनर्जी पीछे से आ रही थी यानी फोटोन की एनर्जी, उस पर भी निर्भर करता है। तो बोला सर फोटोन की एनर्जी तो नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया वेवलेंथ ऑफ लाइट जरूर लिखा गया है। तो माय डियर जो फोटोन की एनर्जी होगी वे तो वेवलेंथ पर तो निर्भर करती है। इसका मतलब कि हमारा वेवलेंथ भी आंसर हो जाएगा और वर्क फंक्शन, वेवलेंथ वर्क फंक्शन दोनों ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। दोनों पर डिपेंड कर रहा है कौन, ये काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है बोथ बी और सी। बी भी सही है और सी भी सही है। बोला बिल्कुल सर, बी और सी दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट डी हो जाएगा। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन माय डियर, कहता है कि दी नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स अपॉन, इसी से संबंधित बातें हैं। अब की बार पिछले क्वेश्चन में कहा कि जो बाहर फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसकी एनर्जी किस बात पर निर्भर करती है, और अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इनकी संख्या, कि आखिर यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10, 20, 50, 100 कितना इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकल रहा है, उनकी संख्या किस बात पर निर्भर करेगी। तो माय डियर ये डिपेंड करती है कि पीछे से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। ये जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे माय डियर। तो लाइट की इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स माय डियर। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं। यानी कि 1 सेकंड में पहले 10 फोटोन आ रही थी, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो 50 गो फोटोन आएगा। अगर 50 फोटोन आएगा तो हो सकता है जितनी ज़्यादा फोटोन आएगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो किस पर निर्भर कर रही है कि भाई पीछे से कितना फोटोन आ रहा है। जितना ज़्यादा फोटोन आएगा उतना ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं माय डियर। तो फोटोन जो आ रहा था उसकी संख्या पर निर्भर करता है। तो बोला इस तरीके से तो ऑप्शन में नहीं दिया है कि सर फोटोन की संख्या पर नहीं दिया है, लेकिन जो प्रकाश की तीव्रता होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, उसका मतलब यही होता है नंबर ऑफ फोटोन की माय डियर। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस पर निर्भर करेगी कौन सी, जो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं। और ये जो दोनों बातें आज के क्वेश्चन में, ये वाली जो क्वेश्चन है यही तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम है, यही नियम पे बेस्ड क्वेश्चन है माय डियर। तो ये था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का शानदार ऑब्जेक्टिव क्लास माय डियर। आशा करता हूं आपको आज का 11 के 11 क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा माय डियर, और ज़बरदस्त तरीके से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं माय डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप सभी से आशा करता हूं कि वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे।